वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 6 दिसंबर 2021 और 6 दिसंबर 2021 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जो पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि हाल ही में नवादा के किस पत्रकार को मीडिया फेलोशिप अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। कंप्लीट जानकारी यहां से मैंने आपको दिया था, आपको बताया था इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सतीश कुमार इस प्रश्न का सही उत्तर था। और सतीश कुमार बिहार के नवादा जिले के रहने वाले हैं। और यहां पर आपको ये ध्यान रखना, जिस भी प्रश्न के बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कोशिश कीजिए कि तमाम चीज़ों को आप वहां पर विश्लेषण सहित लिखें। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि जो लोग भी बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो बिहार करंट अफेयर्स के ये स्पेशल पीडीएफ को जरूर डाउनलोड करें। ये पीडीएफ फॉर्मेट में है, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें जनवरी से लेकर नवंबर तक के बिहार करंट अफेयर्स के सारे प्रश्नों को एकदम से विश्लेषण सहित ऐड किया गया है। ठीक है, यह बिहार में आयोजित होने वाली किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सिद्ध हो सकता है, तो इसे जरूर डाउनलोड करें। और यहाँ पर एक चीज ध्यान रखें, जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चलता है बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू, तो आप लोग इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू आप यहाँ से जो हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल है वो सारे के सारे स्टडी मटेरियल आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑलरेडी बहुत सारे लोग रजिस्टर हो चुके हैं, तो आप भी इसमें रजिस्टर हो सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं सीधे पहले प्रश्न पे। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और जो इनसे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट्स होगा वो भी आपको बताऊंगा। तो आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है। आज का यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2021 के तहत आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की उम्र सीमा कितनी कर दी गई है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 70 वर्ष से किया गया है बढ़ा करके। तो ये प्रश्न जो है बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। आपको इस प्रश्न के बारे में कंप्लीट जानकारी दे दूं कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष या फिर अधिकतम 70 वर्ष की उम्र तक कर दिया गया है। आपको ये ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हमने अगले पॉइंट में लिखा कि विधानसभा में बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2021 के तहत पारित विधेयक में यह प्रावधान किया गया है, जिसके तहत ये कहा गया है कि अब इसके सदस्य या फिर कह सकते हैं अध्यक्ष की जो उम्र सीमा होगी ये 70 वर्ष होगी। तो यहां पर आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हमने अगले पॉइंट में लिखा कि चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति उम्र अभी जो है ये 67 वर्ष है। जबकि यहाँ पर अगर हम बात करें तकनीकी सेवा आयोग की, तो जबकि तकनीकी सेवा आयोग के अध्यक्ष की उम्र अभी 62 वर्ष है। ये आपको ध्यान रखना है, चूंकि तकनीकी आयोग में चिकित्सकों को भी बहाल किया जाता है, इसलिए यह संशोधन विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि 3 वर्ष या फिर अधिकतम 70 वर्ष की उम्र तक आयोग के अध्यक्ष हो सकते हैं। तो आपको यह ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हमारा दूसरा प्रश्न है कि बिहार विनियोग विधेयक के तहत विनियोग राशि में शिक्षा विभाग की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी तय की गई है। यह भी बिहार करंट अफेयर्स की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 33% हिस्सेदारी तय की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहां पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में बिहार विनियोग विधेयक विधान परिषद में पारित किया गया और इस विधेयक के जरिए राज्य सरकार संचित निधि से 20,531.82 करोड़ रुपये हासिल कर सकेगी। तो यहां से आपको यह ध्यान रखना है कि भारत सरकार की संचित निधि से जो बिहार को मिलेगा इस विधेयक के तहत, तो 20,531.82 करोड़ रुपये मतलब हासिल कर सकेगी बिहार। और बिहार सरकार इस राशि में से सबसे ज्यादा 7,744 करोड़ रुपये शिक्षा पर खर्च करेगी। और एक पॉइंट ये ध्यान रखें, विनियोग राशि में शिक्षा विभाग की सबसे ज्यादा 33% की हिस्सेदारी तय की गई है। तो ये सारे आंकड़े यहाँ से आपको ध्यान रखना, ये सारे आंकड़े आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि बीपीएससी जैसे एग्जाम में आंकड़े वाले प्रश्न बहुत पूछे गए हैं प्रीवियस वर्षों में भी। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा तीसरा प्रश्न। यह प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मेधा दिवस समारोह 2021 का आयोजन किया गया है। यह प्रश्न का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिहार सरकार के द्वारा भी हाल ही में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म दिवस के अवसर पर यह मेधा दिवस समारोह 2021 का आयोजन किया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब आपको इस प्रश्न के बारे में कंप्लीट जानकारी दे दूं कि हाल ही में बिहार में देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म दिवस को राज्य सरकार द्वारा मेधा दिवस समारोह के रूप में मनाया गया है। ये आपको ध्यान रखना, और ये पटना के ज्ञान भवन में इसका आयोजन किया गया। ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगर बात किया जाए ज्ञान भवन की, तो ज्ञान भवन पटना में अवस्थित है। हमने यहाँ पे अगले पॉइंट में लिखा कि मेधा दिवस के अवसर पर इंटरमीडिएट एवं मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2020 एवं 21 में मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। और अगर हम बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, चूंकि यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्मदिवस के अवसर पर मनाया गया है ये मेधा दिवस, तो यहाँ से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से रिलेटेड भी प्रश्नों को आपको याद रखना चाहिए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ था और वे भारत के प्रथम व द्वितीय राष्ट्रपति एवं महान स्वतंत्रता सेनानी थे। अब यहाँ पर एक चीज मैंने ऐड करना भूल गया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो जन्म हुआ था ये सिवान जिले के जीरादेई ग्राम में हुआ था। और एक चीज यहाँ पर यह ध्यान है कि महात्मा गांधी ने अपने शब्दों में जीरादेई ग्राम को पवित्र स्थल कहकर संबोधित किया था।
तो ये सारे रिलेटेड चीज़ों को यहाँ से आपको ध्यान रखना है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें पसंद आ रही है और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही है। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला है चौथा प्रश्न। यह प्रश्न एक हाल ही में पहला स्वदेशी सर्वर लॉन्च किया गया है, इसका नाम क्या है? भारत सरकार के द्वारा, फिर कह सकते हैं भारत द्वारा ये पहला स्वदेशी सर्वर लॉन्च किया गया, इसका नाम क्या है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर रुद्र। रुद्र नाम से ये पहला स्वदेशी सर्वर लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आज़ादी का डिजिटल महोत्सव मना रहे हैं और इसी के तहत सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने देश में बने पहले देसी सर्वर रुद्र को लॉन्च किया है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। आपको मैंने बताया था कि अभी हाल ही में 15 अगस्त 2021 को भारत की आज़ादी का 75 वर्ष पूरा हुआ है। तो इस उपलक्ष्य में देश के भिन्न भिन्न कोने में विभिन्न मतलब कह सकते हैं आयोजन हो रहे हैं, विभिन्न समारोह आयोजित होते हैं। तो इसी क्रम में अभी हाल ही में ये जो पहला देशी मतलब सर्वर है जिसका नाम रुद्र है, ये अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। और ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अभी हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है, इस सर्वर को सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा विकसित किया गया है। तो यहाँ से भी आपके प्रश्न बन सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यह है कि यह स्वदेशी सर्वर एज कंप्यूटिंग, बैंकिंग, वाणिज्य, तेल गैस उद्योग, स्वास्थ्य देखभाल सहित अन्य क्षेत्रों के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से ध्यान रखिए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मतलब किसके सहयोग से इसे विकसित किया गया है और इसका नाम क्या है और ये पहला स्वदेशी सर्वर है। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा पांचवा प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को लेकर भारत ने किस संघ के साथ हाथ मिलाया है? तो स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को लेकर के भारत ने अभी हाल ही में यूरोपीय संघ के साथ हाथ मिलाया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि भारत और यूरोपीय संघ ने मिलकर स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है और एनर्जी पैनल की बैठक में इस पर चर्चा हुई। इसमें कहा गया कि पवन ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, सौर ऊर्जा, स्मार्ट ग्रिड भंडारण, बिजली बाजार के डिजाइन व साथ ही साथ ऊर्जा परियोजना पर भी सहयोग होगा। ये सारी चर्चाएं इस मतलब एनर्जी पैनल की बैठक में भी। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना, इसी मतलब कह सकते हैं बैठक में भारत और यूरोपीय संघ के बीच मिलकर ये स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने को लेकर के मतलब निर्णय लिया गया है। अब यहाँ पे हमने यूरोपीय संघ की चर्चा की है, तो यूरोपीय संघ के बारे में एक पॉइंट मैंने कल आपको बताया था। यहाँ पर आपको बता दूं कि हाल ही में यूरोपीय संघ ने चीन की महत्वाकांक्षी BRI परियोजना के विकल्प के रूप में ग्लोबल गेटवे परियोजना प्रस्तुत की है। ये चीज़ें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। एकदम से मैंने वहाँ पर आपको बताया था इसके बारे में, ये आखिर क्या है, ग्लोबल गेटवे योजना क्या है, या फिर जो चीन की महत्वाकांक्षी योजना है BRI परियोजना, ये क्या है। और जो मतलब कह सकते हैं यूरोपीय संघ के द्वारा जिसे नया नाम दिया गया है, ये नया नाम है ग्लोबल गेटवे। और यहाँ पे हमने यूरोपीय संघ की चर्चा की है। तो यूरोपीय संघ का जो गठन हुआ था ये 1 जनवरी 1957 को किया गया था और ये 27 देशों का एक संघ है। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखिए। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि आप लोगों के डिमांड पे ही ये BPSC मेकर का जो करंट अफेयर्स का बुक लॉन्च किया गया है, आप इसे अब परचेज कर सकते हैं। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। आप जैसे भी इसे परचेज करना चाहते हैं वैसे अपनी सुविधा के अनुसार इसे बाय कर सकते हैं। आप यहाँ पर इस बुक के कवर पेज को देख सकते हैं और इस बुक को आप नज़दीकी दुकान से परचेज कर सकते हैं। नज़दीकी शॉप पर जाइए, वहाँ पर यह बुक आपको मिल जाएगा और साथ साथ आप इस बुक को ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। ध्यान रखिए, यह बुक आपको बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश साथ साथ दिल्ली में भी अवेलेबल है। आप जहाँ भी हैं वहाँ पर इस बुक के बारे में पता कीजिए, आपको बुक मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर हम इस बुक की विशेषता की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ पेज जो ये 312 है और ये हिंदी भाषा में उपलब्ध है अभी फिलहाल। और इस बुक की अगर हम प्रमुख विशेषता की बात करें तो जितने भी प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ये सारे के सारे प्रश्न आपको समग्र विश्लेषण सहित यहाँ पर इसमें ऐड किया गया है। जो अगर आप इस बुक को परचेज करके इसे पूरी तरह पढ़ लेते हैं तो आपको दोबारा कहीं से भी किसी बुक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इस बुक की विशेषता यहाँ पर यह भी है कि रिलेटेड फैक्ट्स जो भी है वो बहुत अच्छे तरीके से इसमें ऐड किया गया। आप जाइए बुक स्टॉल पर, बुक को पहले देखिए, उसके बाद इसे निर्धारित कीजिए कि आपको इसे परचेज करना या फिर नहीं। जब आप इस बुक को देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद पड़ेगा, ये मेरा आपसे वादा है। आप लोग जाइए बुक को देखिए और उसके बाद मुझे बताइएगा कि बुक अच्छा है या फिर नहीं। और अगर आप इसे ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों का लिंक है, आप वहाँ पर जाकर इसे परचेज कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है छठा प्रश्न। ये प्रश्न हाल ही में किस बस्ती को यूनेस्को के एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन के अवार्ड फॉर एक्सीलेंस कैटेगरी के लिए चुना गया है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निजामुद्दीन बस्ती इस प्रश्न का राइट आंसर है। यह प्रश्न थोड़ा सा चर्चे में है, तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कंप्लीट जानकारी यहाँ से मैं आपको दे दूँ, यूनेस्को की एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन की अवार्ड फॉर एक्सीलेंस कैटेगरी में निजामुद्दीन बस्ती ने अपनी जगह बनाई है।
अब यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि अवार्ड फॉर एक्सीलेंस कैटेगरी के लिए इसे क्यों चुना गया है। आप इस पॉइंट में देख सकते हैं कि निजामुद्दीन बस्ती क्षेत्र में आने वाले 3 सांस्कृतिक महत्व की इमारतों 64 खंबा, निजामुद्दीन की बावड़ी और जमात खाना मस्जिद के संरक्षण और बस्ती के मूलभूत ढांचागत विकास के लिए इसे चुना गया है। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है। अब अगर हम बात करें यूनेस्को की, तो संयुक्त राष्ट्र वैश्विक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन अर्थात यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र का एक घटक या फिर निकाय है। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा है, इसका कार्य शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना ही इसका उद्देश्य है, यानी कि यूनेस्को का ये सारा उद्देश्य है। और इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो यूनेस्को का जो गठन हुआ था, फिर इसकी जो स्थापना हुई थी, ये 16 नवंबर 1945 को हुआ था और इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। तो ये सारी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि निजामुद्दीन बस्ती इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे हमारा अगला है 7वां प्रश्न। यह प्रश्न केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री के रिपोर्ट के अनुसार देश में प्रजनन दर घटकर कितनी हो गई है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 2 हो गई है। 2.2 से घटकर के प्रजनन दर 2 हो गई है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि भारत की कुल प्रजनन दर प्रति महिला बच्चों की औसत संख्या राष्ट्रीय स्तर पर 2.2 से घट करके 2 हो गई है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा है, कुल 36 में से 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इस प्रजनन दर को प्राप्त कर लिया, यानी कह सकते हैं मतलब कि यहाँ पर कुल मतलब आंकड़ों के आधार पर जो निर्धारित हुआ, ये मतलब कह सकते हैं इसमें मतलब गिरावट आई है। 2.2 से घटकर ये 2 हुई है। और यहाँ पे अगर हम जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या के मामले में भारत चीन के बाद दूसरे नंबर पे आता है। और हाल ही में चीन के वैज्ञानिकों ने यह घोषणा की है कि भारत 2027 तक दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। ये घोषणा अभी हाल ही में चीन के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया, या फिर आकलन जो भी किया गया, ये चीन के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है। और ये सच भी है, वास्तविकता भी है कि हो सकता है कि 2027 तक ये आंकड़ा जो है, ये प्रथम स्थान का, ये भारत इसे मतलब पार कर जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। अब यहाँ पे हमारा अगला है 8वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में किसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रथम उप प्रबंधक निदेशक बनाए जाने की घोषणा की गई है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि गीता गोपीनाथ इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि भारतीय मूल की अमेरिकी अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रथम उप प्रबंधक निदेशक होंगी। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं गीता गोपीनाथ। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इस पद की, तो आपको ये ध्यान रखना, यह IMF अर्थात इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड या फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में दूसरे नंबर का पद है। ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। और हमने अगले पॉइंट में गीता गोपीनाथ के बारे में लिखा है कि इससे पहले गीता गोपीनाथ पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री भी थी। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा यह है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 187 देशों का संगठन है जो कि विश्व में मौद्रिक सहयोग बढ़ाने, वित्तीय स्थिरता लाने, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मदद कराने और अधिक रोजगार तथा सतत आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन देने और साथ साथ विश्व भर में गरीबी को कम करने के लिए काम करता है। ये मतलब कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मतलब कह सकते हैं ये सारा कार्य है और इसी क्षेत्र में मतलब इनके द्वारा कार्य किया जाता है, इस संस्था के द्वारा कार्य किया जाता है। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में इसकी स्थापना के बारे में लिखा है कि 27 दिसंबर 1945 को 29 देशों के समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद IMF अर्थात इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड की स्थापना हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वॉशिंगटन DC अमेरिका में है। तो ये सारे रिलेटेड फैक्ट यहाँ से आप लोग याद रखिए। अब हमारा यहाँ पे अगला होगा 9वां प्रश्न। ये प्रश्न हाल ही में कौन सा रॉकेट स्टारलिंक इंटरनेट उपग्रहों को लेकर अंतरिक्ष के लिए रवाना हुआ है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये बहुत ज्यादा चर्चे में है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि फॉल्कन 9 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि अमेरिका के फ्लोरिडा में स्थित कैप कैनवरेल स्पेस स्टेशन से स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट स्टारलिंक इंटरनेट उपग्रहों को लेकर के अंतरिक्ष के लिए रवाना हुआ है। आप जो यहाँ पर देख रहे हैं फ्लोरिडा, ये अमेरिकी राज्य है फ्लोरिडा और यहीं पर स्थित एक मतलब कह सकते हैं स्पेस स्टेशन से ये स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट स्टारलिंक इंटरनेट उपग्रहों को लेकर के अंतरिक्ष के लिए रवाना हुआ है। अब यहाँ पर हमने इनसे रिलेटेड और भी कई चीज़ों को लिखा है कि इन उपग्रहों से आने वाले दिनों में इंटरनेट की हाई स्पीड में और मदद मिलेगी, यानी कि इंटरनेट की स्पीड में कह सकते हैं बढ़ोतरी होगी। ये मतलब कि इसका उद्देश्य यही था, इसीलिए इसको लॉन्च किया गया है। और यहाँ पे हमने ये लिखा है कि अब तक स्पेस एक्स 1800 से अधिक उपग्रहों को लॉन्च कर चुका है। और साथ साथ आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है, हाल ही में स्पेस एक्स ने एक साथ 143 उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजकर भारत का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत के द्वारा जो इसरो के द्वारा जो मतलब अब तक का जो रिकॉर्ड है वो कितने उपग्रहों को एक साथ लॉन्च करना ये रिकॉर्ड है। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहाँ पर जो चर्चा हुई स्पेस एक्स की, तो स्पेस एक्स जो ये मतलब कह सकते हैं एक अमेरिकी प्राइवेट कंपनी है जो कि मतलब कह सकते हैं सैटेलाइट को लॉन्च करती है अंतरिक्ष में। तो ये चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखिए। और अगर हम बात करें अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी की, तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है नासा और भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है इसरो और साथ साथ पाकिस्तान की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है सुपारको।
चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं 10वें प्रश्न पे। हमारा 10वां प्रश्न, हाल ही में कौन सी ओलंपिक चैंपियन वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट बनी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एलन थॉम्पसन हेरा है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि एथलेटिक्स अवार्ड 2021 में जमैका की ओलंपिक चैंपियन एलन थॉम्पसन हेरा को फीमेल वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। ये तो हो गया फीमेल कैटेगरी में, यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं एलन थॉम्पसन हेरा को। और वहीं पर अगर हम बात करें मेल कैटेगरी में यानी पुरुष वर्ग में, तो वहीं नॉर्वे के कस्टर्न वारहोम को मेल यानी कि पुरुष वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखें, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए कि यहाँ जो मतलब कह सकते महिला वर्ग में जो मतलब ये पुरस्कार मिला है, ये मतलब कह सकते जमैका की रहने वाली है, और पुरुष वर्ग की बात करें तो ये नॉर्वे की। अब यहाँ पे हमारा अगला है 11वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में आए चक्रवात जवाद का नामांकन किस देश ने किया है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है सऊदी अरब। ये जो नामांकन किया गया अभी हाल ही में, ये सऊदी अरब के द्वारा किया गया है। आपको यहाँ पर इस प्रश्न पर बता दूं कि मौसम सूचनाओं के अनुसार 5 और 6 दिसंबर को असम, मेघालय व त्रिपुरा में भारी बारिश के कारण जवाद चक्रवात आने का पूर्वानुमान था और इसको लेकर के अलर्ट भी जारी किया गया था। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखें, जवाद चक्रवात का नाम सऊदी अरब द्वारा दिया गया है। जवाद का अर्थ होता है उदार, और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा कि जवाद चक्रवात बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात है और जिसने उड़ीसा राज्य के कुछ जिलों को प्रभावित किया है। ये सारी चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं चक्रवाती तूफान का। तो इस वर्ष की अगर हम बात करें तो इस वर्ष जो चक्रवाती तूफान आए हैं भारत में, तो उनमें से एक था ताउते, एक था यास, और साथ साथ एक रिसेंटली अभी आया था गुलाब। तो ये कुल मिला के 3 थे और अभी हाल ही में एक चौथा आया जिसका नाम है जवाद। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से ध्यान रखें। आई थिंक ये चौथा चक्रवाती तूफान है 2021 का। अब यहाँ पे हमारा अगला है 12वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में किस प्रदेश की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से नवाजा गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हिमाचल प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आपको यहाँ पर इस प्रश्न पर बता दूं कि हिमाचल प्रदेश पुलिस ने शिमला के ऐतिहासिक रिज ग्राउंड में प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार समारोह आयोजित किया। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा कि राज्यपाल ने इस अवसर पर राज्य पुलिस को प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार प्रदान किया है। और नेक्स्ट पॉइंट यह है कि हिमाचल प्रदेश पुलिस यह सम्मान पाने वाले भारत की 8वीं राज्य पुलिस बल बन गई है। तो आपको यहाँ से ये ध्यान रखना है, हिमाचल प्रदेश को जो अभी हाल ही में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया राज्यपाल द्वारा, तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये भारत की 8वीं पुलिस बल है जिसे यह सम्मान दिया गया है। और अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर तथा राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथन आर्लेकर। और नेक्स्ट पॉइंट हमने ये लिखा है कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो शिमला है, ये राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र यहाँ पर स्थित है। और इन सब के अतिरिक्त कुछ पॉइंट और हैं कि 100% यानी कि 100% एलपीजी कनेक्शन लागू करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश ही बना है। और हिमाचल प्रदेश की काजा में विश्व का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है। ये सारे पॉइंट ऑलरेडी मेरा बताया हुआ है, आप लोगों को यहाँ से आई होप कि याद होगा। अब चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार की कौन सी महिला ने निशानेबाजी में राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? आप मुझे कमेंट करके बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। कंप्लीट चीज़ें यहाँ से ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। और जो लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में भाग लेना चाहते हैं बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू, यहाँ पर आप ये सारी चीज़ों को बीपीएससी मेकर ऐप पर प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।